नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति टीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार विभिन्न विषयों की चर्चा कर रहे हैं। हिस्ट्री में चर्चा करते हुए हम लोग मराठा पर पहुंच गए हैं। और देखिए, मराठा एक ऐसा टॉपिक होता है, मराठा साम्राज्य के विषय में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, पीवाईक्यू को, तो हमेशा ही एक दो प्रश्न देखने को मिल जाएगा। दूसरी एक और बात समझिए, यह भी हमें समझना होता है कि जो टॉपिक हम हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, क्या करंट में उसको लेकर के कुछ चर्चा चल रहा है। और मराठा साम्राज्य के विषय में, खास करके महाराष्ट्र की राजनीति को ध्यान देखेंगे तो लगातार मराठाओं के विषय में चर्चा चलता आ रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा एक फिल्म छावा, तो वो सारी चीज़ें समझिए कि एक तरह से आपको समझना पड़ेगा कि हम जिस तरह से देखें कि कोई क्वेश्चन बनता है तो आयोग क्या सोचता होगा, तो वैसे टॉपिक वो लोग पकड़ते हैं जो आपका हिस्ट्री का भी हो गया, यानी कि स्टैटिक भी हो गया और करंट का भी हो गया, तो हमें भी वैसा ही ध्यान देना है। अब इसमें क्या करूंगा मैं, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं कि मराठा साम्राज्य के विषय में एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ओवरऑल उस पर हम बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा कि जहां जहां से प्रश्न आ रहे हैं वो, और फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। 10 क्वेश्चन बनाएंगे, मिलकर के समाधान करेंगे, और फिर एक प्रश्न मैं आपको दूंगा भी, जिसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। ठीक है, तो तैयार हैं आज के क्लास के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, जब भी साथियों हम मराठा साम्राज्य के विषय में चर्चा करते हैं तो एक नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है, और वो नाम कौन है? छत्रपति शिवाजी। और बहुत ही सम्मान, बहुत ही इज्जत के साथ भारतीय समाज में या दुनिया भर में कहें तो शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है। तो सबसे पहले इनके विषय में देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ना सिर्फ बीपीएससी में बल्कि कई अन्य पीसीएस में भी, इवन आप जब यूपीएससी का भी प्रीलिम्स देंगे वहां भी कई बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मराठा साम्राज्य रहता है तो यहीं से एक प्रश्न बना दिया जाता है। तो कुछ फैक्ट इनके विषय में समझ लेते हैं। सबसे पहले जन्म को लेकर के, तो शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ है वो 6 अप्रैल 1627। हालांकि कुछ जगह आपको यह भी देखने को मिलेगा कि 19 फरवरी 1630। तो आपको देखना क्या है कि विकल्प में क्या दिया गया है। मैं बार बार कहता हूं ना कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं ना, जो प्रीलिम्स का, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर में विकल्प क्या दिया गया है इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन केवल और केवल विकल्प के सहारे ही 150 में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां देखिए, जब मैंने कहा कि 2 अलग अलग तिथि है, कई बार इतिहास में बहुत सारी चीजें, जानकारी हमें नहीं सही से उपलब्ध हो पाता है, तो अलग अलग इतिहासकारों के बीच जो है एक मतांतर है, तो यह चीजें देखने को मिलेगा। हाँ, अब यहां एक बात को लेकर के कंफर्म है कि इसके लोकेशन को भी आपसे पूछा जा सकता है, और इनफैक्ट ये आ चुका है। खास करके जो लोग आरएएस देने वाले हैं, इसके अलावा एमपीपीएससी का जो देने वाले हैं, उनके लिए और ज्यादा मराठा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना है। शिवनेर दुर्ग में हुआ था, तो लोकेशन को लेकर के आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज्यादा प्रश्न यहां से रहेगा। अब शिवाजी महाराज के विषय में एक प्रश्न और पूछा गया है कि राज्याभिषेक कहां हुआ, किस ईस्वी में हुआ, इन सब चीजों को लेकर के इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई। तो राज्याभिषेक की जब चर्चा करेंगे, 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कर ली। अभी आप मेरा इंट्रो सुने थे ना, जब मैंने आपसे कहा शिवाजी महाराज की चर्चा करेंगे, तो मैंने क्या कहा? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये जो छत्रपति है वो क्या है? उनका नाम नहीं है, उपाधि होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण किया। राजधानी को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, ये रायगढ़ में रहा। और संपर्क, यहां देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, जो बीपीएससी करने वाले हैं यहां से ये हो सकता है। बनारस के एक पंडित हुआ करते थे, उनका नाम था विश्वेश्वर भट्ट। अब इनको कई जगह आप कई किताबों में कई इतिहासकार गंगा भट्ट भी लिखते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। इन्होंने शिवाजी को क्षत्रिय घोषित किया था, है ना, तो ये एक फैक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। और शिवाजी महाराज की जो मृत्यु की जानकारी हमें प्राप्त होता है वह 1680 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 1680 ईस्वी में। तो इतनी जानकारी आप इनके विषय में, कुछ फैक्चुअल जानकारी होता है जो पता होना चाहिए। अब हम मराठा शक्ति के विषय में समझते हैं, क्योंकि देखिए मुगल और मराठा का संघर्ष लगातार चलता रहा, है ना। खास करके देखेंगे शिवाजी महाराज जब आए तो उनका एक सोच था, उनकी एक फिलॉसफी थी कि जिस तरह से मुगल ने पूरे भारत पर एक तरह से अपना, देखेंगे हालांकि कुछ भागों को, दक्षिण के कुछ भागों को छोड़ दीजिए, तो अपना वर्चस्व बना लिया है। और एक तरह से मुगल कहने का तात्पर्य हो जाता था कि आप भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। पहली बार
मुगल से बाहर किसी ने अगर ये चीज सोचा तो वो मराठा रहे। और मराठा छत्रपति शिवाजी इस बात को सोचते हैं कि दिल्ली से हम मुगल को हटाएंगे और मराठा साम्राज्य यानी कि भगवा जो है वो लहराएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के मराठा शक्ति को भी और उसकी सेना को, उसकी प्रशासनिक ढांचे को बहुत मजबूत करने पर यह ध्यान देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि मराठा शक्ति का उत्कर्ष संपूर्ण महाराष्ट्र के निवासियों और उनके जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित था। साथियों एक बात समझिएगा, ध्यान रखना है, जब मैंने यहां आपसे कहा महाराष्ट्र, तो निश्चित तौर पे हम आज के महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं। जब आप भौगोलिक दृष्टिकोण से समझेंगे तो जो आज की महाराष्ट्र है यहां इसका मतलब यह है। लेकिन अगर आप उस समय में जाएंगे जब छत्रपति शिवाजी थे तो वह केवल आज का महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। कुछ हिस्सा आपको गुजरात का दिखेगा, बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है आपको मध्य प्रदेश का दिखेगा, जो इंदौर वगैरह का हिस्सा, ये बहुत सारी चीजें इसमें शामिल दिखेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। भौगोलिक परिस्थितियां और नेतृत्व क्षमता में भी मराठा शक्ति जो है वो काफी मजबूत हुआ, क्योंकि मराठा साम्राज्य की एक जो भौगोलिक परिस्थिति रहा, लोकेशन रहा, उसने भी उसको महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टिकोण से मजबूती दिया। अब चलिए कुछ प्रमुख घटनाओं को लेकर के चर्चा करते हैं। 1659 की चर्चा किया जाए। अब देखिए ये जो प्रमुख घटना कह रहा हूं ना, यहां से आपको प्रश्न रहता है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 1659 की हम चर्चा करते हैं। अफजल खान को शिवाजी की महत्वाकांक्षा रोकने भेजा गया था, लेकिन शिवाजी ने उसे पराजित किया। तो ये वाला संघर्ष देखेंगे, अफजल खान और शिवाजी के संघर्ष की कहानी हम पढ़ते भी आए हैं। तो यहां पर ये कब हुआ था? 1659 में। आपसे बहुत कहानी नहीं पूछा जाएगा तो उतना ही पढ़ना है, अपने एनर्जी को सेव करना है जितना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं आपके पास, उस पर आपको फोकस करना है। तो जितनी जानकारी चाहिए उतना ही लीजिए, एकदम टू द पॉइंट, फॉर द पर्पस एकदम। 1665 की बात करते हैं। 1665 में देखेंगे तो शिवाजी और जयसिंह के बीच एक संधि होता है, इस दोनों के बीच, और उस संधि को कहा गया पुरंदर की संधि। यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक रहता है, तो इस पर आप जरा फोकस कीजिएगा। फिर एक साल बाद 1666 में क्या होता है कि औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में कैद कर लिया था। यह प्रश्न आ सकता है, किसके द्वारा कैद किया गया था? औरंगजेब के द्वारा। किसको कैद किया? शिवाजी महाराज को। कहां पर कैद किया? आगरा में। देखिए प्रश्न कैसे बन रहा है, कब किया? 1666 में। लेकिन शिवाजी महाराज ने भागकर स्वतंत्रता वहां से हासिल कर ली, वो उसके कैद से जो है चकमा दे करके निकल गए, है ना। तो ये चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा। जैसे एक ही फैक्ट है, लेकिन देखिए यहां से 4-5 प्रश्न बन सकता है, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए। सबसे अधिक अगर मुझे कोई पूछे कि भाई मराठा साम्राज्य के विषय में मुझे पढ़ना है, जो कि परीक्षा में आ सकता है बीपीएससी में, मुझे इतना ही बस बता दीजिए, मेरे पास समय कम हो तो मैं एक ही टॉपिक फिर पढ़ूंगा। वो टॉपिक यही है। क्या है वो? मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और किस तरह से व्यवस्था किया गया, कौन कौन से पद रहे, और सबसे महत्वपूर्ण उस पद का क्या कार्य हुआ करता था। आज के दृष्टिकोण से देखा जाए ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। शिवाजी ने केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि ये जो अष्टप्रधान शब्द है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के लिए प्रयोग में आया है? मराठा दे देगा, मुगल दे देगा, दो और दे देगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अष्टप्रधान की जब बात की जाएगी तो ये केंद्रीय स्तर पर मराठा साम्राज्य में शिवाजी जी के द्वारा जो है लाया जाता है। अब ये पद देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस बात को समझिए। देखिए पद ये, और ये कार्य क्या है, मतलब जिस भी, जैसे कि आज कोई प्रधानमंत्री हैं तो जितने भी मंत्री हैं उसमें वो प्रधान होते हैं, सभी के कार्यों का निगरानी करने का काम करते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के बीच में एक सेतु बनाने का काम करते हैं, होता है ना प्रधानमंत्री पद के, तो यही सारे कार्य हैं। तो कुल मिलाकर के उस ऐसे ही उस समय जो जो पद हुआ करता था उनके कार्य क्या थे वह देखना है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 तो हो गया ना अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान कहने का मतलब ये 8 पद, ये केंद्रीय स्तर पर है, ठीक है। जैसे केंद्रीय स्तर पर कहने का मतलब समझिए, आज के हिसाब से समझिए तो केंद्र की सरकार है, वहां पर अलग मिनिस्टर होते हैं, केंद्र में भी गृह मंत्री होते हैं,
तो राज्य में भी गृह मंत्री होते हैं, तो सब जगह अलग अलग। ये केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की बात कर रहे हैं। पेशवा जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, पेशवा शब्द काफी चर्चा में सुनते होंगे, फिल्मों में भी आपने जो है इस शब्द को सुना होगा। तो पेशवा कहने का तात्पर्य होता था, यानी कि आज की तारीख के हिसाब से मैं बात करूं तो जो हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं वो भी मैंने आपको बता ही दिया। मंत्रियों में प्रधान होते हैं और सभी का निगरानी करने का काम करते हैं, मुख्य जिम्मेदारी इनकी होती है ये सारी चीजें। अमात्य या मजुमदार ये क्या होता है, वित्त और राजस्व मंत्री होते हैं, यानी कि एक तरह से फाइनेंस और रेवेन्यू का जो काम होता है वो इनके द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। पेशवा पूछने के चांसेस कम है, इसके चांसेस ज्यादा रहे। इसके अलावा वाकया नविश या मंत्री दैनिक कार्य और दरबार की जो रिपोर्टिंग होता है कि क्या काम करना है, किससे मिलना है, कौन। चूंकि उस वक्त क्या होता था कि राजा में बहुत शक्ति होता था। राजा एक तरह से आप समझेंगे कि विधायिका भी काम करते थे, राजा कार्यपालिका को भी देखते थे, और राजा ही मुख्य रूप से देखा जाए तो अंतिम निर्णायक न्यायपालिका को लेकर के भी होते थे। तो राजा मतलब ईश्वर की शक्ति, राजा का जुबान मतलब ईश्वर का जुबान, तो उस हिसाब से भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मंत्री जो हैं इनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाता था उस समय राज दरबार को लेकर के। क्या कोई विदेश से आए हैं या दूसरे राज्य से कोई दूत आए हैं, उनसे मिलना है, क्या काम है, किस तरह की संधि होनी है, ये सारा रिपोर्टिंग यहां देने का राज दरबार में काम करेंगे। तो ये चीजें होता था। सचिव या शुरून, देखिए दो जैसे शब्द है इसमें, तो दोनों ही ध्यान पे रखना है। सचिव भी पूछा जा सकता है, शुरून विष भी पूछा जा सकता है। ये क्या होंगे, ये राजकीय पत्र व्यवहार करने का काम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक राजा ने, मराठा ने किसी और मुगल के ही साथ समझ लेते हैं कोई पत्र व्यवहार किया है, कुछ चीजें लिख करके भेजा है किसी संधि को लेकर के, किन्हीं इश्यूज को लेकर के, तो वो सारे काम इनके अंतर्गत हुआ करता था। सुमंत एक शब्द है, ये काफी चर्चा में रहता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जाता है, आपने इसका काफी चर्चा सुना होगा। सुमंत या इन्हीं को दबीर कहा जाता है, लेकिन जो ज्यादा चर्चा में है वो सुमंत रहता है। तो प्रश्न में ये पूछने की संभावना अधिक है। ये क्या होते थे, विदेश मंत्री। आपने फिल्मों में सुना हुआ सुमंत अमुक, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है कुछ भी अमृत नाम देते हैं, तो सुना होगा सुमंत अमृत, आप वहां ये संदेशा भिजवा दीजिए या आप उस दरबार में हमारा संदेशा लेके जाइए। तो ये सुमंत कौन है, विदेश मंत्री हैं, है ना। तो एक्सटर्नल अफेयर्स का काम जो होगा, जो उस वक्त मराठा साम्राज्य के अंतर्गत होता था, वह सुमंत के पास हुआ करता था। सेनापति सर ए नौबत, ये क्या होगा, निश्चित तौर पे सेना का संगठन ये करेंगे, नेतृत्व करने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे उसमें जो रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि भर्ती होगा, रसद की काम की जाएगी, मतलब सेना से संबंधित जितने सारे काम होगा वह सेनापति या सर ए नौबत के जिम्मे होगा। इसके अलावा पंडित राव, ये क्या होंगे, शब्द से ही पता चलता है, धार्मिक कार्यों के लिए। पुराने साम्राज्य में क्या होता था, जिस भी साम्राज्य की बात करेंगे, धार्मिक कार्य के लिए एक व्यक्ति निश्चित तौर पर नियुक्त होते थे, क्योंकि तमाम साम्राज्य किसी न किसी धर्म के हिसाब से, धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से चलते हुए नजर आते थे, उसको फॉलो करते थे। और एक कौन है अंत में, न्यायाधीश। न्यायाधीश क्या करेंगे, निश्चित तौर पर न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के इनके द्वारा चर्चा किया जाएगा। अगर जो कानून नहीं मानेगा उस पर किस तरह से दंड देना है, ये सारे काम यहां किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अष्टप्रधान आपको नहीं भूलना है। और अष्टप्रधान में एक पेशवा, आमत्य, इसके अलावा जो सचिव, सुमंत, ये सारी चीजें मुख्य हैं, यानी कि चार तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों तो अष्टप्रधान सबसे महत्वपूर्ण, शिवाजी के बारे में थोड़ी सी। अब जो मुझे लगा है, मैंने जो PIQ जितना देखा है, कि कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं। देखिए, जो दो तीन मैंने देखा, जैसे राजा राम के विषय में मैंने देखा है कि PCS तो छोड़िए, UPSC ने भी प्रश्न बनाया हुआ है, तो राजा राम के विषय में समझ लेते हैं। इसके अलावा ताराबाई के विषय में भी प्रश्न रहता है। तो राजा राम कब से कब, 1689 से 1700 इनका कार्यकाल रहता है। शाहू के प्रतिनिधित्व के रूप में ये मराठा नेतृत्व करते हैं। बस थोड़ी सी इनके विषय में जानकारी पूछा जाता है, ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा फिर क्या करते हैं ये। ताराबाई क्या है, राजा राम की मृत्यु होता है, और राजा राम के मृत्यु के बाद शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष इन्होंने क्या किया, जारी रखा। इन्होंने घुटने नहीं टेके, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम ठीक है मुगल का आधिपत्य स्वीकार करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो शिवाजी द्वितीय हैं वो हमारे एक तरह समझ सकते हैं कि राजा होंगे, और मुगलों के सामने हम झुकेंगे नहीं, मुगलों से जो स्वतंत्रता का संघर्ष है
वो जारी रहेगा। तो ये काम इनके द्वारा किया गया था, इसीलिए बहुत ही सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। पेशवा काल की जरा चर्चा करते हैं। बालाजी विश्वनाथ पेशवा नियुक्त होते हैं 1713 से 1720। पेशवा मतलब समझ गए ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक है। बाजीराव प्रथम बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब आप तो पढ़े होंगे और फिल्मों में भी आपने देखा होगा। 1720 से 1740 का बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक, और माधव राव जो है 61 से 1772 तक। ये बस कार्यकाल आपको ध्यान में रखना है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। विशेषताएं क्या रहा, 1713 के बाद सत्ता छत्रपति से पेशवा के हाथों में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। पेशवा पद पैतृक उसके बाद बनता है, पहले अष्टप्रधान में रहता है, ठीक है, मैंने अभी बताया था। उसके बाद क्या होता है, एक पैतृक, यानी कि पहले अगर कोई फादर है, आगे चल करके उनका बेटा जो उनका सन है वही पेशवा बनेगा। तो ये क्या होता है, एक पैतृक पद बन जाता है, और मराठा छत्रपति केवल जो है वो नाम मात्र के फिर क्या रह जाते हैं, राजा बन जाते हैं। पहले छत्रपति का बहुत मतलब छत्रपति ही सब कुछ हुआ करते थे, और छत्रपति के नीचे पेशवा वगैरह सब होते थे। लेकिन समय के साथ हुआ कि पेशवा ही ताकतवर बने, और छत्रपति जो है एक तरह से नाम मात्र की चीजें रह गई। मराठा प्रशासन और भू राजस्व की व्यवस्था, यहां से चूंकि मराठा प्रशासन का एक तो मैंने अष्टप्रधान वाला बताया था, और ये ध्यान रखिएगा यहां से प्रश्न रह सकता है। शरंजामी प्रथा क्या होता है, मराठा जागीरदारों को भूमि निर्वहन के लिए प्रदान किया जाता था, और मराठा प्रशासन का वास्तविक नेतृत्व अब किसके हाथ में, पेशवा यानी कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। यह ध्यान रखना है। एक चीज और, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुआ था, और इसका संबंध भी किससे पड़ जाता है, मराठाओं से। तो निश्चित तौर पर यह पूछा जाता है, कई जगह मैंने देखा है कि प्रश्न आए हैं इस तरह से, तो एक बार इसको भी समझ लीजिए। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया है, ठीक है। अब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में जैसे ही आता है, और इधर से मराठा के तरफ से जो है मराठा सेना का नेतृत्व करते हैं सदाशिव भाव। सदाशिव भाव का नाम आपने सुना होगा। तो ये संघर्ष होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, यहां पर इसी पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में होता है, मराठाओं की हार ही ना सिर्फ होती है बल्कि निर्णायक हार होती है। और फिर यहां से देखेंगे बालाजी बाजीराव को कूट संदेश द्वारा यह सूचित किया जाता है। लड़ाई का कारण क्या होता है कि अब्दाली ने तैमूर शाह के निष्कासन का यहां पर बदला लेना चाहा था, और वो पूरा किया। तो यह ध्यान रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुआ, क्या परिणाम था, बस इतना सा आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। एक टॉपिक और मैं देखा हूं, होलकर वंश और अहिल्याबाई को लेकर के प्रश्न बने हैं, खास करके एमपीपीएससी जो देने वाले हैं वो ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। अहिल्याबाई मराठों की प्रमुख शासिका रही हैं, महिला शासिका में मतलब महिलाओं में देखेंगे तो इनका नाम काफी सम्मान से लिया जाता है। होलकर वंश कहां पर शासन करता था, इंदौर पर शासन करता था। मुख्य रूप से कई बार यही पूछा गया है, और मराठाओं की प्रमुख शासिका के तौर पर रही हैं। यह पूछा जा सकता है कि इंदौर आज के समय में देखा जाएगा तो साथियों कहां पर, एमपी मध्य प्रदेश को लेकर के। तो ये सारी इतनी जानकारी आप अपने दिमाग में लेके चलिए। अगर मराठा से प्रश्न रहता है तो मैंने देखा है कि इससे अधिक टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं। एक दो टॉपिक मान लीजिए निकल भी जाए, आपके पास 150 प्रश्न है, कट ऑफ 90-95 अगर कर लेते हैं तो काफी हो जाता है। तो सभी प्रश्न के पीछे आंख मूंद के नहीं भागना है, कुछ प्रश्न को छोड़ना भी है, निगेटिव मार्किंग भी है। तो वो जो पूरा गेम है ना प्रीलिम्स का, उसको भी समझना है, ठीक है। तो इतना पढ़ लेंगे, मेरे हिसाब से आपका काम बन जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जितना फैक्ट मैं पढ़ाया हूं, जितनी बातें बताया हूं, और दूसरी बात, अभी क्वेश्चन भी तो कराऊंगा, ये प्रक्रिया तो बाकी ही है। 10 प्रश्न अभी कराऊंगा। इस 10 प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं बताया हूं वहां पर, इस प्रश्न के माध्यम से चर्चा कर लूंगा। तो इतना के बाद आपका काम बन जाएगा मराठा से। चलिए अब यहां देखते हैं, सीधे पहले प्रश्न पर आइए। शिवाजी को लेकर के चर्चा की गई है, क्या है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। अब देखिए, अभी मैंने कहानी आपको सुनाया था, कहां मैंने कहा था मुगल ने कैद किया, तो मुगल ने कहां कैद करके रखा था इन्हें, आगरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो कैद भाग कौन से नगर में कैद थे, क्या पूछा गया, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर, आगरा। देखिए इतना सिंपल रहता है। बस कई बार क्या होता है कि हम उसको बस हिस्ट्री को याद करने के पीछे ना जाएं, कहानी समझें उसकी, उसके बाद देखेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर में रहते थे। जयपुर भवन में कैद उन्हें यानी कि नजरबंद रखा गया था। तो आगरा में भी अगर भवन पूछ दिया जाए तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वह भवन का नाम जो है वह जयपुर भवन है। हालांकि ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बीपीएससी है, कोई ठीक नहीं है भाई साहब, देख लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात,
शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में जब कैद किया था तो वह कौन सा ईस्वी था, ये मैं पहले भी बताया हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये 1666 में। और किसके द्वारा किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है, किसके द्वारा, औरंगजेब। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, इतना से आपका काम बन जाएगा। तो पहले प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, बी। दूसरे पर चलें। दूसरा क्या है, शिवाजी की राजधानी कहां पर थी, शिवाजी महाराज ने राजधानी कहां पर बनाया था। और ध्यान आपको होगा कि मैंने आपको बताया था कि इनके राज्याभिषेक की कहानी बताया था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक करा करके एक उपाधि भी उन्होंने धारण किया। उपाधि क्या था बताएंगे, छत्रपति। कब, 1674 में राज्याभिषेक हो रहा है, छत्रपति की उपाधि धारण कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि हम रायगढ़ को अपनी राजधानी के रूप में बसाने जा रहे हैं। और मैंने एक कहानी और भी बनाया था कि उस समय के, उस युग के एक बहुत ही बड़े विद्वान हुआ करते थे बनारस के, पंडित विश्वेश्वर भट्ट, जिनको कई जगह किताबों में देखेंगे तो गंगा भट्ट भी कहा गया है। तो उन्होंने जो है इनका राज्याभिषेक करने के बाद ये सारी प्रक्रिया जो हुआ तो फिर क्षत्रिय घोषित किया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसमें दो तीन चीजें हैं कि ये ब्राह्मण कहाँ के रहते हैं, बनारस के, आज के हिसाब से राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश। नाम क्या था, विश्वेश्वर भट्ट। अगर विकल्प में गंगा भट्ट रहता है तो वही होगा। क्या घोषित किया था, तो क्षत्रिय घोषित किया था। किसको घोषित किया था, शिवाजी को। ये सारी चीजें ध्यान रखना राज्याभिषेक के बाद। तो ये सारी चीजें, यही राज्याभिषेक इनका कराते हैं और इन्होंने घोषित किया था। काम बन गया, आगे बढ़ जाए। तीसरे पर, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। अब ये मैंने डिस्कशन में आपको नहीं बताया कि अभी गुरु का नाम क्या था, तो कुछ फैक्ट यहां से आपको मिल जाएगा। देखिए, पूछा गया है गुरु का नाम, रामदास, तुकाराम, वामन पंडित या फिर गाग भट्ट। ये गंगा भट्ट जो है, इनको कई बार गाग भट्ट भी लिखा जाता है कई किताबों में, ये नहीं है, पहले बता देता हूं, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन होना है। गाग भट्ट, गंगा भट्ट, ये सब जो है, गंगा भट्ट वो दरअसल राज्याभिषेक कराने आते हैं बनारस से और छत्रपति की उपाधि देते हैं। बस इतनी सी उनकी कहानी है, लेकिन गुरु नहीं यहां पर है। शिवाजी के गुरु जो हैं वह कौन थे, रामदास जी हुआ करते थे। ठीक है, इनको कई जगह आप देखेंगे एक ऐसा लिखा रहेगा, समर्थ रामदास। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब रामदास है और रामदास नाग विकल्प में देकर के समर्थ रामदास लिख दिया तो घबरा नहीं जाना, वही चीज है। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना भी है ना, जो एक तो कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है उसको लेकर के चर्चा करते हैं और उसका नाम है, लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए, ये सब मैंने डिस्कशन में नहीं बताया आपको, प्रश्न में है तो मैंने कहा हर एक चीज वहां पे रिपीट क्यों होगा, तो कुछ चीजें यहां से लिखते चलिए। ये दासबोध एक पुस्तक है, रचना किया किनके द्वारा किया गया, शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी के द्वारा। ठीक है, तो शिवाजी और मराठा साम्राज्य के उत्थान में महाराष्ट्र के संतों का उल्लेखनीय योगदान मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चौथा आगे बढ़ जाते हैं। चौथे प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा, मतलब करेंसी आज की भाषा में, छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। प्रश्न को पूरा पढ़ना है, पूछले शब्द को क्या पूछा जा रहा है, प्रचलित मुद्रा आ गए यहां पर, अगलत कर लेंगे, प्रचलित मुद्रा नहीं थी, इस शब्द पर ध्यान देना है था। अब देखते हैं विकल्प पे आते हैं, तो ध्यान रखना है कि जो नहीं होगा वही सही जवाब होगा। ठीक है, और रजत मुद्रा ध्यान में रखिएगा। तो रुपया, लारी, टका और रुका। ठीक है, अब देखिएगा इस सब पर ध्यान दीजिए। रुका जो है, अब ये सारे, एक तो ये चारों जो है, रुपया, लारी, टका, रुका, ये सब आपको देखने को मिलेगा कि मराठा साम्राज्य में शिवाजी के समय प्रयुक्त शब्द था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर चूंकि रजत को लेकर कहा गया तो साथियों चर्चा किस चीज की किया है, धातु को लेकर के, कि करेंसी है तो किस धातु से बना हुआ है। अब अगर आप ध्यान दिए होंगे, रुका जो है वो तांबे से बना होता है। अगर आपने कोई मराठी फिल्में वगैरह देखी हैं तो उसमें आप देखेंगे जब रुका की चर्चा की जाती है, कोई उस समय के मराठा साम्राज्य के फिल्म वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट्री, तो जब रुका देने की बात की जाती है तो वो तांबे का सिक्का जैसा होगा, ध्यान रखिएगा। और ये फिर आप कहेंगे ये क्या है, तो ये रुपया, लारी और टका, ये जो है वह जो आपसे पूछा गया है कि रजत मुद्रा, तो ये तीनों शिवाजी महाराज के समय रजत मुद्रा के रूप में प्रचलित था। ठीक है, और ये तांबे का, तो यहां पर पूछा गया है कि रजत नहीं था
तो नहीं था डी, यानी कि रुका। मामला क्लियर है? ऐसे प्रश्नों को सही से हैंडल करना है। आगे, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया क्या है? संभाजी महाराज। तो संभाजी महाराज के बाद मराठा शासन को 4 नाम दिए गए हैं, बहुत बेहतर या कारगर कौन बनाता है वो पूछा गया है। राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई और नानाजी देशमुख। देखिए, संभाजी के बाद मराठा प्रशासन के और शासन की व्यवस्था देखेंगे तो एक पेशवा के हाथ में जाता है। और मैंने कहा कि पेशवा एक तरह से वो खानदानी चीज हो जाता है, पैतृक चीजें हो गया ना। तो पेशवा उसके बाद जो बनते हैं पेशवा, वो बालाजी विश्वनाथ बनते हैं। बालाजी विश्वनाथ बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करते हैं, मराठा साम्राज्य को कोशिश करते हैं कि फिर से सही से किया जाए, एक सशक्त साम्राज्य के रूप में लाया जाए। तो इसको बहुत सरल और कारगर बनाते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में है। और मराठा छत्रपति शाहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, और उस समय छत्रपति कौन रहेंगे? शाहू। वही यहां पर नियुक्त कर रहे हैं पेशवा के रूप में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है, क्योंकि औरंगजेब और मराठाओं का संघर्ष ऐसा रहा कि पूछिए ही मत। मतलब ऐसी लत लगी औरंगजेब को कि मुझे किसी भी हाल में दक्कन का विजय करना है। सब कुछ था उसके पास, आगरा है, दिल्ली है, कलकत्ता है, पूरा भारत लेकर के बैठा रहा। इस तरह का गजब का लाल किला जो देख रहे हैं दिल्ली वाला, वो था उसके पास। लेकिन औरंगजेब अपने आखिरी के 30 साल, 1-2 साल नहीं कह रहा हूं, तकरीबन 30 साल दिल्ली से बाहर गुजारता है, टेंट में गुजारता है, कड़ी धूप में गुजारता है, और वो दक्कन में जाके रहता है और सेना के साथ पूरा 30 साल युद्ध में झोंक देता है कि दक्कन को जीतना है। और औरंगजेब और दक्कन, यानी कि दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा पूरा वो होता है, उसके बीच में एक साम्राज्य खड़ा है। वो कौन है? मराठा। और मराठा पहुंचने ही नहीं देता है उसको दक्कन में। लाख कोशिश के बाद भी कई बार हाथ में चीज आकर के फिसल जाता है। तो औरंगजेब बड़ा परेशान रहता है इन सब चीजों से। इसीलिए यहां पर कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए, यहां पर जो औरंगजेब की मृत्यु हो रहा है, उस समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में है? अगर इस बात को देखा जाए तो राजाराम की चर्चा हमने किया। राजाराम का शासनकाल समझ, यहां पर थोड़ा लॉजिक समझिए तब समझ में आएगा। 1689 से लेकर के 1700 तक रहता है, और ये जो है वो साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठा का नेतृत्व कर रहे हैं राजाराम। अब राजाराम की मृत्यु होती है। राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी होती है, विधवा पत्नी ताराबाई, ताराबाई का उस वक्त एक बहुत छोटा सा बच्चा होता है। छोटा सा बच्चा ऐसे समझिए कि कई किताबों में जो देखने को मिला है कि केवल 4 वर्ष का एक पुत्र होता है, जिसका नाम क्या है? शिवाजी द्वितीय। अभी मैंने हालांकि ये कहानी थोड़ा सा आपको समझाया था, लेकिन यहां थोड़ा सा और बता देता हूं। तो शिवाजी द्वितीय जो है ये केवल 4 साल का बालक है, गोद में है, एक तरह समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि शिवाजी द्वितीय जो 4 साल का बच्चा है वो शासन तो नहीं कर पाएगा, वो निर्णय तो नहीं ले सकता ना, बहुत बच्चा है। तो लेकिन सिंबॉलिक तौर पर क्या करती हैं ताराबाई, जो अपने इस 4 वर्षीय बेटा को मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बिठाती हैं, क्योंकि यह संदेश नहीं जाना चाहिए औरंगजेब तक कि मराठा पे अब शासन करने वाला कोई नहीं रहा। यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। मतलब ये तो पता है कि ठीक है कि राजाराम की मृत्यु हो चुकी है, अब वहां पर कोई सत्ता संभालने वाला नहीं है। तो मुगलों के लिए ऐसा ना हो कि भाई एकदम रेड कारपेट बिछ गया हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सिंबॉलिक तौर पर मेरा बेटा जो है वो गद्दी संभालेगा, और जो मां है इनकी, मतलब इनकी शिवाजी द्वितीय की, ताराबाई, राजाराम की पत्नी, ये क्या करती हैं? कहती हैं अपनी सेना से, मराठाओं से, कि तुम्हारा राजा ये है मेरा बेटा, और मुगलों की सत्ता के अंतर्गत हम नहीं आएंगे, हम संप्रभु हैं, हम स्वतंत्रता के लिए क्या करते रहेंगे? संघर्ष करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मेरा यह मानना है कि अगर ये 4 विकल्प आपको दिया गया है, विकल्प में देखिए कैसे खेल होता है। अगर कायदे से देखा जाए मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, अगर इसी विकल्प में शिवाजी द्वितीय लिख देता तो आपको टिक किस में लगाना था? शिवाजी द्वितीय में। शिवाजी द्वितीय कहीं पर लिखा हुआ है? संभाजी, राजाराम। राजाराम तो मर ही जाते हैं, मृत्यु होती है इनकी, और इनकी पत्नी ताराबाई रहती, इनका बेटा ये है। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, और ताराबाई का नाम लिखा है जो इनकी
मां है। सत्ता में ये बैठे हुए हैं 4 वर्ष का बच्चा, लेकिन चूंकि विकल्प में ये नहीं है और मुख्य रूप से देखा भी जाए तो नेतृत्व ताराबाई ही संभाल रही हैं। चीजें क्लियर हो रहा है ना? तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न के हिसाब से, इस विकल्प को देखते हुए ताराबाई मोस्ट सुटेबल आंसर है। मैं ये फिर से नहीं कह रहा हूं कि ताराबाई ही आंसर है। अगर मैं कह रहा हूं शिवाजी द्वितीय होता तो शिवाजी द्वितीय में हम टिक लगाते, अगर ताराबाई नहीं होती तो। ठीक है, तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे चल रहा है, आप चीजों को कैसे तोड़ जोड़ सकते हैं, कंक्लूजन तक कैसे पहुंच सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 7वें पर चलते हैं। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वो कौन थी? बहुत मोस्ट फेवरेट है, सारा चीज अभी बताया ही हूं, आप जानते ही हैं कौन है, ताराबाई। वही कहानी, जो कहानी यहां समझाया हूं। राजा राम जी की मृत्यु होती है, बेटा गद्दी पर बिठाती हैं, नेतृत्व खुद कर रही हैं, तो ये 1700 में वही ईस्वी है। देखिए उसी चीज को कितना एकदम घुमा करके पूछा गया है। बहुत ही तेजस्वी महिला होती है ताराबाई। मुगलों के साथ क्या गजब का इन्होंने संघर्ष किया। रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़, इन सब किलों को मुगलों से जीत लिया था इन्होंने। मुगलों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। औरंगजेब को लगा कि भाई राजा राम तो गया तो मामला तो खाली है, गद्दी जो है अब तो खाली हो गया, मराठा को कोई देखने वाला ही नहीं है, ये तो वीरान हो गया, चलो अब तो मिल गया अंततः। और औरंगजेब की स्थिति ये था कि अब मरे कल मरे, ये वाली स्थिति था, बहुत दुखी हो गया था, बेटा विद्रोह कर दिया था, बहुत बुरी हालत में था औरंगजेब, टूट चुका था। दक्कन लेने के चक्कर में पूरा समझ सकते हैं मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। अब सोचा कि ये करेंगे तो उन्होंने सेना से कहा कि भाई अब तो जाओ, पकड़ो मराठाओं को, अंत में चलो जीते तो सही। लेकिन क्या बात है, ताराबाई बीच में आ गई, बेटा को गद्दी पे बिठाया और मुगलों से ऐसा संघर्ष किया जो शिवाजी राजधानी किसको बनाए थे? रायगढ़। तो रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़, इन सभी किलों को जिस पर मुगल ने कब्जा कर लिया था, इन सभी किलों को इन्होंने वापस जीत लिया ताराबाई ने अपनी नेतृत्व में। इसलिए मैंने कहा ये बहुत तेजस्वी महिला है और इसलिए बहुत प्रश्न बनते हैं, खास करके एमपीपीसीएस जो देंगे उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ताराबाई का रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए। शरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, यह पूछा जा सकता है आपसे, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मराठा काल में यह प्रथा जो है वो भू राजस्व प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस काल में मराठा जो जागीरदार थे उनको सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान किया जाता था, प्रशासन के तौर पे, प्रशासन की तरफ से कह सकते हैं। चलिए, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब और जमादानी। ये पढ़ा है, ये काफी प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट फेवरेट है ये, इसको क्या करो 5 स्टार लगाओ, यहां से ज्यादा प्रश्न रहेगा। कहा जाता है चौथ, क्या है? देखिए चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। ध्यान रखिए कि क्या कहा जाता था? मुगलई। ठीक है, और इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठा के आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। क्योंकि मराठा क्या करते थे कि एक तरह से छद्म युद्ध करते थे ना, लुक छुप करके आक्रमण करके बहुत सारा सामान लेते थे, फिर अपना काम उससे चलाते थे। तो कहा गया भाई आप चौथ दीजिए और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके यहाँ उपद्रव करने नहीं आएंगे। ठीक है, ये एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीपीएससी तो ऐसे ही प्रश्न के ताक में रहता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मैंने आपको बताया था कि यह निर्णायक रूप से मराठा साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होता है? 14 जनवरी 1761। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें ना बीपीएससी को बहुत पसंद है, फैक्ट वगैरह पता नहीं क्यों पसंद है, लेकिन बीपीएससी को पसंद है, हमेशा ही प्रश्न में रहता है। दुनिया भर की चीजें लोग पढ़ के जाते हैं और बीपीएससी बहुत बेसिक पूछ लेती है, तो हमें थोड़ा पढ़ लेना है। तो 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना, इसके बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जिसमें मराठा न सिर्फ पराजित होते हैं बल्कि बुरी तरह से पराजित होते हैं। मराठा साम्राज्य के लिए निर्णायक हार के रूप में इसे देखा जाता है। और आपसे पूछा क्या गया है, ये कहानी हम समझ ली इसका एक इतिहासकार के विषय में। ये इतिहासकार उस समय के हुआ करते थे काशीराज पंडित।
इनका नाम है काशीराज पंडित। बहुत ही कह सकते हैं कि महान विद्वान के तौर पे इन्हें देखा जाता है। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हैं और इनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए अत्यंत प्रलयकारी सिद्ध हुआ। जो इन्होंने अपने मतलब जानकारी में लिखा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई प्रलय लेकर के आया मराठा साम्राज्य के लिए। ठीक है, चलिए तो 10 प्रश्न हो गया। अब एक प्रश्न मैं देता हूं, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग इसका जवाब। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वो कौन थी? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। हमने काफी उस पर चर्चा कर लिया उस नाम पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग देखिए, लेक्चर को देखना अच्छे से शुरू कीजिए। मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा ठंड है और आप लोग अभी बीपीएससी के मूड में आ नहीं रहे हैं। इस बार वैकेंसी 500-600 प्लस आने वाला है। मैं फिर से बता देता हूं, ये नहीं सोचना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे बीपीएससी 72वीं में तो बस 200-400 वैकेंसी आएगी। नहीं, सरकार 1 करोड़ का टारगेट लेकर चल रही है 2030 तक। बिहार सरकार हर एक जगह पूछा जा रहा है भैया किस डिपार्टमेंट में पद खाली है भेजो। हर एक डिस्ट्रिक्ट को बोला जा रहा है, हर एक अधिकारी को। अभी देखा आपने टीआरई में कुछ डिस्ट्रिक्ट के शिक्षा अधिकारियों ने नहीं भेजा था रोस्टर के लिए, हर एक का ट्रांसफर हो गया। एक भी ऑप्शन नहीं बचा ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां सभी का ट्रांसफर, एक साथ पूरा डिपार्टमेंट का ट्रांसफर बिहार सरकार ने कर दिया। तो ये चीजें हो रही है। इसीलिए सरकार इस बात को लेकर के है कि जहां जहां वैकेंसी है सभी को फिल किया जाए। तो बीपीएससी 72वीं में 500 प्लस, तो मैं अभी 500 कह रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर भी मैंने कहा था 1200 के आसपास जाएगा, 1298 गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मैं अभी कह रहा हूं 500 प्लस, अब मान के चलिए उससे ज्यादा ही निकलेगा, 500 से कम नहीं जाएगा, तब भी आपके पास पर्याप्त सीट है। लेकिन उसके लिए वही बात है कि 7-8 महीना से तैयारी में लगना पड़ेगा। 72वीं बीपीएससी में अभी अगस्त में होगा, बहुत गया तो सितंबर जाएगा, तो आपके पास अभी से समय है, लग जाइए। 8-10 सब्जेक्ट हैं, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर सब पढ़ाऊंगा, तो सभी लगना पड़ेगा। इसके अलावा संस्कृति आईएएस से आप कांटेक्ट करके बीपीएससी का पेड कोर्स ले सकते हैं, जिसमें पूरे डिटेल से आपको कोर्स पढ़ने के विषय में मिल जाएगा। तो वहां आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्त यारों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब मिल करके पढ़िए ताकि आप सभी को फायदा हो सके। कैसा लगता है लेक्चर जरूर लिख के बताइए। ठीक है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।